नमस्कार दोस्तों, मैं रामू सर अपने YouTube चैनल श्री एग्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ठीक है, जैसा कि मेरे द्वारा सॉइल साइंस की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही थी। ठीक है, आइए अगले अपने लेसन को आगे हम कंटिन्यू करते हैं, है ना। हम लोगों ने मृदा की शाखाओं के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आइए हम बात करते हैं। ठीक है, कि स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ सॉइल। ठीक है, यानी कि मृदा के, है ना, अध्ययन के बारे में। तो जो मृदा का अध्ययन है, ठीक है, तो ये दो रूपों में किया जाता है। एक हमने बताया, आइए देखते हैं जो स्टडी ऑफ सॉइल है। ठीक है, तो हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक नंबर क्या है ना, पेडोलॉजी। क्या है? पेडोलॉजी। दूसरा भी यह एडेफोलॉजी। ठीक है, तो ये हमारी सॉइल की दो शाखाएं बन जाती है। मेन जो हमारा पेडोलॉजी, ठीक है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द है? आइए देखते हैं। एक है पेडोन। क्या है? पेडोन। दूसरा है लोगस। क्या है? लोगस। जो पेडोन शब्द है ना, इसको क्या कहते हैं? सॉइल या अर्थ। ठीक है, इसको हिंदी में कह सकते हैं मृदा या अर्थ माने पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी। ठीक है, जहां पे लोगस शब्द लगा होता है, ठीक है, जैसे लिखा पेडोलॉजी, है ना, पेडोलॉजी, यानी कि जो लोगस शब्द होता है इसका अर्थ ये होता है क्या? टू स्टडी। टू स्टडी यानी कि अध्ययन करना। अगर इसकी हम बात करें, अध्ययन करना, ठीक है, अध्ययन करना। जो लोगस शब्द है इसका मतलब होता है भैया अध्ययन करना। ठीक है, तो हमारा यह प्रमुख रूप से क्या बन जाएगा कि मृदा या पृथ्वी का अध्ययन करना। ठीक है, आइए हम इधर देखते हैं दूसरा वाला। ठीक है, एडेफोलॉजी। क्या है? एडेफोलॉजी। जो ये एडेफोलॉजी है दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन है? एक है भैया एडेफोज, दूसरा है लोगस। ठीक है, एडेफोज का मतलब होता है सॉइल या ग्राउंड। ग्राउंड मतलब मैदान। क्या? मैदान। सॉइल माने मृदा, है ना। ठीक है, तो लोगस माने हमने बता दिया क्या होता है। जहां पे भी लोगस शब्द लगा होगा वहां पे समझ जाओ कि इसका मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। ठीक है, तो हम इसका अर्थ क्या लिख लेंगे? अध्ययन करना। अध्ययन करना। तो भैया हम इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे? मृदा या मैदान का। ठीक है, जो मैदान में क्या होता है भैया? मृदा ही तो होती है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? जो फसलों को उगाते हैं ये मृदा को क्या करता है? साझे रहता है। ठीक है, रोके रहता है। व्यवहार आकार की, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। मृदा का गुण, मृदा का आकार की, ठीक है, मृदा का संगठन, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा था एडेफोलॉजी। फसल में फसलों के उत्पादन के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी दो ब्रांचेस हो गई किसकी? सॉइल, है ना, सॉइल की। मृदा हम बात करते हैं, ठीक है, कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है ना। मृदा एक प्राकृतिक, मृदा एक प्राकृतिक पिंड। ठीक है, आइए हम समझते हैं कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड किस प्रकार से है। ठीक है, जो मृदा है, मृदा ये मृदा का जो निर्माण होता है चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। ठीक है, चट्टानों में आपस में टूटने फूटने से मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत, है ना, यानी कि इसके निर्माण में, मृदा के निर्माण में बहुत सारे जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का भी योगदान होता है। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। क्या है? प्राकृतिक पिंड है। ठीक है, मिट्टी को एक स्थिर एवं अपरिवर्तनशील पिंड न मान करके हम इसको क्या कह सकते हैं? एक प्राकृतिक, है ना, एक प्राकृतिक पिंड मान सकते हैं। ठीक है, मृदा को हम क्या कह सकते हैं? मृदा एक प्राकृतिक पिंड है कि पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, है ना, कुछ कारक होते हैं जो किसको प्रभावित करते हैं? पौधों की वृद्धि को, है ना, पौधों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो आइए उसमें देखते हैं भैया। उसके अंतर्गत तीन फैक्टर लगे हुए हैं, है ना, तीन कारक होते हैं। एक होता है जलवायु, है ना, जलवायु संबंधी कारक, है ना, यानी क्लाइमेटिक फैक्टर्स। दूसरा होता है जीवीय कारक, है ना, जीवीय कारक जिसको कहते हैं बायोटिक फैक्टर्स। तीसरा होता है अपना
मृदीय कारक, है ना, एडोफिक फैक्टर। ये 3 कारक होते हैं जो पौधों की वृद्धि और विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, ठीक है, कि पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए मृदा द्वारा प्रदान की गई दशाएं, है ना। ये जो हमारी मृदा है यह पौधों की वृद्धि और विकास को, है ना, बहुत क्या क्या दशाएं प्रदान करती है। ठीक है, जैसे कि पौधों के विकास के लिए आवश्यक तत्व, है ना, तो हमारी मृदा में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, है ना, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना, मैग्नीशियम। ये सारे तत्व, है ना, हमारे पेड़ पौधों को कहाँ से प्राप्त होते हैं भैया, ये प्राप्त होते हैं कहाँ से, मिट्टी से, यानी मृदा से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जिसके कारण पेड़ पौधे क्या करते हैं, बराबर कंटिन्यू वृद्धि और विकास करते रहते हैं। उसके बाद बात आती है पौधों के लिए जल, है ना, पौधों के लिए जल। भैया पौधों को जल कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है, यानी कि मिट्टी से तो ही प्राप्त होता है ना। पेड़ पौधों में जड़ें जो होती हैं, जड़ों में एक होता है जिसको कहते हैं जाइलम, है ना, जीव विज्ञान में पढ़ा होगा जाइलम फ्लोएम। तो जाइलम के द्वारा जल को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं और पूरे पेड़ में पहुंच जाता है। ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं मिट्टी से जड़ों के द्वारा जल को अवशोषित करके पूरे भाग में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो यह वाला हो गया हमारा पौधों के लिए जल। अब हम बात करते हैं पौधों की जड़ों के लिए श्वसन के लिए ऑक्सीजन, है ना। तो भैया इनकी जो जड़ें होती हैं, है ना, उनको क्या चाहिए, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। ये सारे ऑक्सीजन तत्व कहाँ से मिलते हैं, है ना, मिट्टी से ही मिलते हैं। जैसे कि जो हमारी ऑक्सीजन होती है लगभग कितने परसेंट होती है, 20% मृदा में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन 79.01% पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.15 से लेकर के 0.65%, 65 यानी कि 65% होती है। ठीक है, तो पौधों के जड़ों के लिए ये श्वसन प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे कि जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, तो कुछ दलहनी पौधे की जड़ें होती हैं, उसमें एक राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, वो क्या कर देता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, और जिससे क्या होता है, पेड़ पौधों की वृद्धि होती रहती है और उन पेड़ पौधों की जड़ों से जो राइजोबियम होता है वह क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करता रहता है। ठीक है, इस प्रकार दोनों का कंटिन्यू काम चलता रहता है। ठीक है, आइए हम चौथा पॉइंट बात करते हैं पौधों के लिए यांत्रिक सहारा। ठीक है, अब भैया पौधों को यांत्रिक सहारा कौन प्रदान करता है, मिट्टी ही प्रदान करती है। क्यों, क्योंकि जो मिट्टी जड़ें होती हैं वे कहाँ धसी होती है ना, मिट्टी में जमा होती है, जिसके कारण बाढ़, है ना, तूफान, आंधी, है ना, बहुत सारी चीजें होती है, इनसे क्या होता है, रक्षा होती है ना, इनसे पेड़ पौधों की रक्षा होती है ना। बाढ़ है, सूखा पड़ गया, ठीक है, या आंधी आ गई या तूफान आ गया और इससे पेड़ क्या होते हैं, जल्दी उखड़ते नहीं है। उसके बाद पांचवा पॉइंट है पौधों एवं बीजों के लिए, है ना, पौधों एवं बीजों के अंकुरण के लिए भैया ताप। अगर पेड़ पौधों या बीजों को उचित ताप नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, उनके वृद्धि और विकास में रुकावट आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए पेड़ पौधों और बीजों के अंकुरण के लिए उचित ताप बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर उचित ताप नहीं मिल रहा है तो इसमें वृद्धि और विकास नहीं हो पाएगा और जो बीज बोए जाते हैं खेत में जो बीज बोए जाते हैं उनका क्या होगा, अंकुरण नहीं होगा सही से। ठीक है, तो ये हमारा, है ना, आशा करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा, है ना। आगे मृदा अवयव यानी कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। ठीक है, कि मृदा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से अवयव होते हैं। ठीक है, तो मृदा के अवयव को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग हैं, आइए देखते हैं। एक होता है मृदा खनिज, है ना, एक होता है मृदा पदार्थ, है ना, जिसको मिनरल मैटर्स कहते हैं। दूसरा होता है कार्बनिक पदार्थ, कौन सा होता है भैया, ऑर्गेनिक मैटर्स, यानी जिसमें कार्बन वाले तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, कार्बनिक, है ना, या हाँ ऑर्गेनिक मैटर्स कह सकते हैं। ठीक है, तीसरा वाला होता है मृदा जल। ठीक है, कि मृदा में कितने % जल होता है। ठीक है, ये सब। उसके बाद मृदा वायु, मृदा में कितने % वायु होती है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना। मृदा जल, ठीक है, कि मृदा में जल कितने % होता है और कितने % वायु होती है। ठीक है, आइए हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो भैया जो हमारा डायग्राम होता है, ठीक है, इन्हीं इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, कितने %, 100%। ठीक है, 100% अगर इसको मान लें तो यहाँ में इसमें कितना हो जाएगा, 50% हमारा ये क्या हो जाएगा, रंध्राकाश हो जाएगा। कितना %, 50%। दूसरा हो जाएगा 50% ठोस मृदा। कौन सी मृदा, ठोस मृदा, है ना,
तो समझ में आया, 50% रंध्राकाश, 50% ठोस मृदा। ठीक है, अब आइए इसके अंदर हम बात करते हैं। ठीक है, तो भैया 45% क्या होता है, मृदा खनिज होता है। 45% क्या होता है, मृदा खनिज होता है। ठीक है, और 5% क्या होता है, जैविक पदार्थ होता है। तो 45 और 5 कितना हो गया, 50% कवर हो गया। ठीक है, और उसके बाद में ये आता है मृदा जल। ये कितने परसेंट होता है भैया, 25% में मृदा में क्या होता है, जल होता है, और 25% क्या होता है, मृदा में वायु होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं कि मृदा में, मिट्टी में कितने परसेंट जल होता है और कितना परसेंट वायु होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मृदा वायु, हाँ, कि मृदा में वायु कैसे होती है। ठीक है, तो अगर एक उदाहरण दिया जाए कि एक गिलास पानी ले लिया जाए। ठीक है, उसमें एक सूखा मिट्टी का ढेला, है ना, मिट्टी का ढेला उसमें डाल दिया जाए, तब उसमें क्या देखेंगे कि भैया बुलबुले निकलते हैं। ठीक है, तो इससे यह प्रसिद्ध होता है ना, यह सिद्ध होता है कि मृदा में वायु होती है। क्या होती है, मृदा में वायु होती है। रंध्रावकाश क्या होता है, ठीक है, जो मिट्टी के कण होते हैं उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, उनको क्या कहते हैं, रंध्राकाश कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं मृदा का, है ना, कितने कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन कितना होता है, अंश यानी आयतन के आधार पर। ठीक है, तो इसको एक होता है ठोस मृदा। ठीक है, और एक बताया था हमने रंध्राकाश। ठीक है, जो डायग्राम बनाए थे, तो इसमें जो ठोस होता है कितना होता है भैया, 50%, और 50% क्या होता है, रंध्राकाश, है ना, जो मिट्टी के कणों के बीच में छोटे छोटे स्पेस होते हैं, उनको कहते हैं रंध्राकाश। ठीक है, तो जो मृदा ठोस है, ठीक है, तो ये दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा है, एक मृदा खनिज, ठीक है, जो क्या होता है 45% यानी कि 45% भाग बनाता है। ठीक है, और जो जैविक पदार्थ होता है ये 5% होता है। ठीक है, तो 45 और 5 मिला के 50% हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में जो मृदा खनिज है, ठीक है, ये प्राथमिक और द्वितीय खनिज, है ना, इसको दो भागों में बांटा जाता है, आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में इसको भी दो भागों में बांटा गया कि क्रिस्टलीय पदार्थ, है ना, क्रिस्टलीय और कोलाइडी। क्रिस्टलीय कितना होता है, 75% यानी 45%, है ना, 75 सॉरी 75%। ठीक है, उसके बाद में कोलाइडी ये कितना होता है, 25% यानी कि 75 और 25 100% हो गए यहाँ तक। उसके बाद में जैविक पदार्थ ये कितना होता है, 5%। ठीक है, इस कार्बनिक पदार्थ होते हैं इसमें। अब इसको कितने भागों में बांटा गया भैया, दो भागों में। ठीक है, एक होता है अपघटित कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, जैसे कि ह्यूमस, है ना, ह्यूमस एक शब्द आया ह्यूमस, है ना। ह्यूमस क्या होता है कि जब पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, जैसे बाग बगीचों में होता है, ठीक है, तो वहां पे जो छोटी छोटी पत्तियां सूखी, है ना, और गिरती रहती हैं, वे क्या होती हैं, सड़ करके एक हल्का ब्लैक कलर की मिट्टी का भुरभुरा उपजाऊ बना लेती है ना, ये बहुत उपजाऊ होता है, उसको ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, जो सड़ी गली पत्तियां होती हैं उनसे एक हल्की परत बन जाती है जिसको कहते हैं ह्यूमस। ठीक है, और कार्बनिक पदार्थ का दूसरा भाग होता है यानी जीवित पदार्थ, है ना। जीवित वाले में क्या आता है, फंजाई, बैक्टीरिया यानी जीवाणु आता है। ठीक है, प्रोटोजोआ आता है, कीड़े मकोड़े आते हैं और पौधे भी आते हैं। ठीक है, ये जीवित वाले में हो जाएंगे और ये कार्बनिक वाले में हो जाएंगे। ठीक है, यानी ह्यूमस का मृत वाला होता है भाग। ठीक है, अब उसके बाद में जो रंध्राकाश है इसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है, मृदा जल, कौन कौन सा है, एक भैया मृदा जल कितने परसेंट पानी होता है, इसको याद रखना, 25%। मृदा में 25% जल होता है और 25% क्या होता है, वायु होती है। ठीक है, तो ये हमारे एक चार्ट था, तो इसके बारे में जानकारी रखना। मृदा खनिज पदार्थ, ठीक है, कौन कौन से होते हैं। एक शब्द आता भैया मृदा अंश। मृदा अंश क्या होता है, जो मिट्टी के छोटे बड़े जो कण होते हैं, जो मिट्टी के छोटे बड़े कण होते हैं उनको कहा जाता है मृदा अंश। ठीक है, अब आइए बात करते हैं मृदा खनिज कणों का आकार एवं सामान्य गुण। ठीक है, तो जैसे कि हमने एक टेबल बनाया है। ठीक है, एक में लिखे हैं कण का आकार, सामान्य नाम, ठीक है, द्रव्य से, अगर सामान्य आंखों से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। फिर प्रभावी अवयव कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले लगा है ना, बहुत मोटा। ठीक है, तो एक मोटा होगा, तो यहाँ पे लिखा है मोटा, है ना। आइए इसको पहले समझ लेते हैं। 2 नंबर पे मोटा। ठीक है, ये क्या होता है भैया, भालू। मोटा क्या होता है, भालू। ठीक है, ये क्या होता है, खुली आंखों से देखा जा सकता है, भालू को हम खुली आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, एक एक कारण उसके अलग करेंगे तो ये प्राथमिक खनिज होता है। उसके बाद क्या होता है, एक होता है बहुत मोटा,
है ना, एक होता है मोटा, जो और ज्यादा मोटा होगा उसको कहेंगे बहुत मोटा, ठीक है। इसके अंतर्गत अंदर क्या आएगा भैया, कंकड़ पत्थर आएंगे, ठीक है, यानी स्टोन और ग्रेव आएगा, है ना, ग्रोव, ठीक है। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, खुली आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, खुली आंखों से देख सकते हैं। उसके बाद में प्रभावी अवयव, ये चट्टानों के अंश होते हैं, किसका, चट्टानों के अंश होते हैं, कंकड़ पत्थर चट्टानों से ही बनते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे, जो भैया बहुत महीन होते हैं, हाँ, एक महीन होता है, एक बहुत महीन, ठीक है। तो महीन पे बात करते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं, सिल्ट, है ना, सिल्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इतने महीन होते हैं कि इनको देखने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे भैया, सूक्ष्मदर्शी का, किसका, सूक्ष्मदर्शी का। ये प्राथमिक एवं द्वितीयक अवयव होते हैं, ठीक है। उसके बाद में चौथा लगा है बहुत महीन, क्या, बहुत महीन, जिसको हम क्या कहते हैं, मृत्तिका या क्ले कहते हैं, ठीक है। इसको हम देखने के लिए माइक्रो सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे, है ना, किसका, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे, है ना, यानी माइक्रो, ठीक है। ये क्या है, द्वितीयक खनिज होते हैं, ठीक है। तो हम जो खनिजों को आगे बात करेंगे कि दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक भैया प्राथमिक खनिज होता है, एक होता है द्वितीय खनिज। देखते हैं जो खनिज को दो भागों में बांटा गया है ना, प्राथमिक खनिज और द्वितीय खनिज, है ना। आप लोगों के, है ना, स्क्रीन पर इसकी फोटो आ गई होगी, ठीक है। आइए मैं उसको एक बार रिवीजन करके बता देता हूँ, ठीक है। तो जो हमारा प्राथमिक खनिज है, ठीक है, और इनका सूत्र, ठीक है, कौन कौन से सूत्र होते हैं। जैसे पहला दिया गया है क्वार्टज, क्या दिया गया है, क्वार्टज, इसका सूत्र होता है SiO2, क्या होता है, SiO2। दूसरा है आर्थोक्लेज, क्या होता है, आर्थोक्लेज, ठीक है, जिसका सूत्र होता है KalSi3O8 होता है, ठीक है। तीसरा नंबर का है भैया प्लेजियोक्लेज, क्या होता है, प्लेजियोक्लेज, इसका जो सूत्र होता है CaNa, है ना, C कैपिटल ANaAlSi3, ठीक है, O9 होता है, ठीक है। ये तीसरा हो गया। चौथा लगा है मस्कोवाइट, क्या है, मस्कोवाइट, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, KAl3Si3, ठीक है, Si3O10OH का होल टाइप, ठीक है, OH का होल टाइप, ठीक है। पांचवा है बायोटाइट, क्या है, बायोटाइट, ठीक है, इसका जो सूत्र होता है K ब्रैकेट में FeMg का होल टाइप, ठीक है, ब्रैकेट में AlFe होता है, ठीक है। उसके बाद में छठा नंबर लिखा है हार्नब्लेडे, क्या है, हार्नब्लेडे, ठीक है, इसका जो सूत्र होता है Ca2Al2Mg2, ठीक है, Fe3Si6O22OH का होल टाइप, ठीक है। उसके बाद में सातवां नंबर लगा है ऑगाइट, क्या है, ऑगाइट, Ca2 ब्रैकेट में AlFe का ब्रैकेट के बाद 4, है ना, उसके बाद में ब्रैकेट में MgFe, ठीक है, उसके बाद होल 4, ठीक है। उसके बाद में Si6O24। तो ये हमारा हो गया भैया प्राथमिक खनिज, ठीक है। तो इनके सूत्रों याद कर लेना है, ठीक है, पूछा जाता है। उसके बाद में आता है द्वितीयक खनिज, इनके जो कुछ नाम दिए गए और सूत्र, ठीक है। पहला दिया गया है कैल्साइट, इसका जो सूत्र होता है CaCO3 होता है, क्या होता है, CaCO3 होता है। दूसरा भैया डोलामाइट, क्या है, डोलामाइट, इसका जो सूत्र होता है CaCO3, है ना, CaCO3, है ना, MgCO3 होता है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा है अपना जिप्सम, है ना, खूब पढ़ा होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम बनाना, ठीक है। तो जिप्सम का जो सूत्र होता है CaSO4, है ना, इंटू 2H2O, ठीक है, ये होता है। उसके बाद में है हेमेटाइड, क्या है, हेमेटाइड, इसका जो सूत्र होता है Fe2O3 होता है, ठीक है। उसके बाद में पांचवा है लेमोनाइट, क्या है, लेमोनाइट, इसका जो फार्मूला होता है Fe2O3 इंटू 3H2 होता है, ठीक है। उसके बाद में 6 नंबर है गिब्साइट, क्या होता है, गिब्साइट, इसका जो फार्मूला होता है Al2O3 इंटू 3H2O होता है। उसके बाद में 7 नंबर पे केवोलियनाइट, क्या होता है, केवोलियनाइट, है ना, केवोलियनाइट होता है, इसका जो फार्मूला होता है Al4Si4O10, है ना, OH का होल यानी 8 होता है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट वाला है 8 नंबर पर एपेटाइट, इसका जो फार्मूला होता है बड़ा ब्रैकेट में Ca3, ठीक है, फिर छोटा ब्रैकेट PO4, ठीक है, उसके बाद होल ट्वाइस
ठीक है, फिर बड़ा ब्रैकेट के बाद में 3 है, Ca ब्रैकेट में Cl हाउ या F का होल ट्वाइस, ठीक है, ये होता है। तो आशा करता हूँ ये दोनों टेबल आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं भैया गुण, ठीक है। तो इसमें है क्या है कि पहले है भैया मोटे अंश, ठीक है, क्या है मोटे अंश। मोटे अंश किसको कहेंगे, जिनका भैया आकार, जिनका व्यास कितना कितना होगा 0.05 mm से बड़ा होगा, उनको क्या कहेंगे, मोटे अंश कहेंगे, ठीक है। जैसे भैया कंकर हो गया, पत्थर हो गया, बालू हो गया, ठीक है, ये हमारे क्या कहलाएंगे, मोटे अंश कहलाएंगे मृदा के, ठीक है। उसके बाद में जैसे कहा जाए भैया कंकर, कंकर का जो व्यास होता है 0.05 mm से 0.25 mm होता है, ठीक है। अब दूसरा भैया सिल्ट, ठीक है, सिल्ट किसे कहते हैं, जिसका आकार, जिनका व्यास 0.002 mm से 0.05 mm होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सिल्ट कहते हैं। बात समझ में आ रही, ठीक है। उसके बाद तीसरा भैया मृतिका यानी क्ले, मृतिका ये क्या होता है, सबसे सूक्ष्मतम कण माना जाता है, सबसे छोटा वाला, ठीक है, जिसका व्यास होता है 0.02 mm से कम होता है, जिसका व्यास 0.02 mm से कम होता है, उसको क्या कहते हैं भैया, क्ले कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है मृदा के प्रमुख खनिज एवं उनकी विशेषताएं, ठीक है। तो इसको हम अपनी बुक से बता दिए हैं आप लोगों को, है ना, लिखने में बहुत टाइम लगेगा। जैसे दिया गया है कि खनिज समूहों के नाम और इनका परसेंटेज क्या होता है और इनकी विशेषताएं क्या होती है। जैसे कि पहले लगा हुआ है कि खनिज समूहों के नाम, है ना, तो पहला क्या भैया, फेल्सपार होता है, ठीक है, क्या होता है फेल्सपार, इसका जो परसेंटाइल होता है, परसेंटेज होता है वह 59.9% होता है, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इसमें भैया सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना, और ये सारे तत्व होते हैं, ठीक है, सिलिकेट होते हैं। उसके बाद दूसरा लगा है क्वार्टज, क्वार्टज इसका जो प्रतिशत है यह 12% होता है ना, 12.0%, ठीक है। ये SiO2 होता है ना, क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है, SiO2 होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है पाइरॉक्सेंस, ठीक है, इसका जो परसेंटेज है वह भैया 16% होता है, ठीक है, कितने परसेंट, 16%। इसमें इसकी विशेषता क्या है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सिलिकेट होता है, ठीक है, ये इसकी विशेषताएं है। चौथा लगा है भैया एम्फीबोल्स, क्या लगा है, एम्फीबोल्स, ठीक है, तो इसका परसेंटेज नहीं दिया गया है, ठीक है। और इसकी जो विशेषता होती है, इसमें क्या होता है, कैल्शियम, है ना, Ca कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्या होता है भैया, फेरस होता है, ठीक है, ये इसकी विशेषता होती है। पांचवा लगा है माइका, माइका 3.1% होता है, कितना होता है, 3.1% होता है। इसकी जो विशेषताएं होती हैं क्या होती हैं, इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, है ना, और फेरस के जल युक्त दोहरे सिलिकेट होते हैं, ये इसकी विशेषता हो जाएगी। छठा नंबर लगा है ओलिविजन, है ना, ओलिविन, ठीक है, ओलिविन इसका जो प्रतिशत होता है 1.4% होता है, ठीक है। इसकी जो विशेषता है क्या है, मैग्नीशियम एवं फेरस के सिलिकेट होते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद आता है खनिज पदार्थ में विभिन्न तत्वों के ऑक्साइडों की प्रतिशत मात्रा, ठीक है। तो इसमें कुछ तत्व दिए गए हैं और इनका सूत्र दिया गया है, और क्या दिया गया, इनका परसेंटेज दिया गया है, ठीक है। सिलिका दिया गया पहला है, इसका सूत्र होता है जैसे हमने पहले बता दिया, SiO2 होता है, ये कैसे कितने परसेंट होती है, 76%, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम Al2O3 होता है, ठीक है, ये 12% होती है। उसके बाद आयरन Fe2O3 होता है, आयरन, ठीक है, ये कितने परसेंट होता है, ये होता है 5%, है ना, 5.0%, ठीक है। उसके बाद में पोटेशियम K2O, ठीक है, ये जो परसेंटेज होता है इसका 2.0% होता है। उसके बाद में है कैल्शियम CaO, ठीक है, इसका जो परसेंटेज है प्रतिशत, है ना, 1.0% होता है। उसके बाद में मैग्नीशियम, है ना, MgO, इसका जो प्रतिशत होता है वह होता है 1.0%। उसके बाद में अन्य तत्व होते हैं, ठीक है, उनका सूत्र दिया नहीं है, अन्य में, ठीक है, बहुत सारी चीजें आ जाएंगे। इनका जो प्रतिशत होता है 3.0% होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद में कुछ चीज, एक हेडिंग बची हुई है क्या, भूपटल का रासायनिक संगठन। आइए इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से, इसके पहले हम दो चीजें की बात कर लेते हैं कि
जो हमारी पृथ्वी होती है यह 3 परतों से मिलकर बनी होती है, जिसका नाम है, एक होती है सियाल, सीमा, निफे। ठीक है, कितनी परतें होती है भैया? 3 परतें होती हैं। एक होती है सियाल, एक होती है सीमा, सियाल, सीमा, एक होती है निफे। ये हमारी पृथ्वी की 3 आंतरिक परतें होती हैं। ठीक है, तो भूमंडल का रासायनिक संगठन पढ़ना है। ठीक है, तो विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार इस संपूर्ण पृथ्वी पर 108 तत्वों की खोज की जा चुकी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन तत्व कितना मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो भैया ऑक्सीजन होता है ये 46.7% होता है। उसके बाद में जो होता है सिलिकॉन, ये 27.7% होता है। एल्यूमिनियम ये 8.6% होता है। ठीक है, फेरस यानी आयरन ये जो होता है 5%। ठीक है, कैल्शियम ये होता है 3.6%। उसके बाद भैया सोडियम होता है 2.8%। ठीक है, और जो पोटेशियम होता है 2.6% होता है। मैग्नीशियम 2.1% होता है। और बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं जो 0.9% होता है। आज से हमारा यह टॉपिक ये वाला खत्म होता है। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों को, है ना, ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और अपना भविष्य को आगे उज्जवल करिए, है ना। धन्यवाद।